नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 राज्यों में होने वाले चुनाव की, जानेंगे अखिलेश यादव ने क्यों नहीं पी पुलिस की चाय, जोशीमठ पर अब कैसे हैं हालात, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में हुए कैबिनेट विस्तार की, मुश्किल में फंसे खट्टर के मंत्री की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मध्य प्रदेश चुनाव से पहले घिरी बीजेपी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला में टीएमसी विधायक पार्थ चटर्जी को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 7 फरवरी तक बढ़ाई। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी सम्मेलन हुआ शुरू। बापू के प्रिय भजन वैष्णव जन से हुई सम्मेलन की शुरुआत। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह के बयान पर मचा बवाल। शाह ने कहा कि बीजेपी गंगा की तरह है, इसमें डुबकी लगाकर सभी हो जाएंगे पवित्र। एनसीपी चीफ शरद पवार का ऐलान, 2024 का लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा मिलकर लड़ेगी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा का इन दिनों हरियाणा में दूसरा चरण चल रहा है। ऐसे में आज यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान 10वीं बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी उन्होंने मीडिया को जमकर घेरा। तो क्या कुछ बोले कांग्रेस सांसद, देखिए खास रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है, राहुल गांधी की छवि और कांग्रेस दोनों ही मजबूत हो रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके सवालों का खुलकर जवाब दे रहे हैं। ऐसे में आज फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत के दौरान आज फिर राहुल ने मीडिया पर तंज कसा। राहुल ने कहा कि सोशल मीडिया पर यात्रा से बवाल मचा हुआ है, लेकिन नेशनल मीडिया पर यात्रा नहीं दिखाई जाती। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी 10वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा, ध्यान काम पे रखो। तो वही थिंकिंग है यात्रा की भी। आपका सवाल अच्छा है। यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम होगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया राहुल जी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि जिस तरह से आप मुझसे सवाल करते हो, क्या कभी पीएम नरेंद्र मोदी से किया है? क्या नरेंद्र मोदी के सामने सवाल रख सकते हैं? देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? क्या कांग्रेस ने कभी ये कहा है कि एक धर्म को दूसरे से लड़ना चाहिए? वहाँ जो डर का माहौल है उसको हम देखेंगे और मैं उस पर बोलूंगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा, आपने इतनी शक्ति दी, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। देश तपस्वियों का है, लेकिन पीएम मोदी और संघ देशवासियों से अपनी पूजा कराना चाहते हैं। लोगों को इसलिए डराया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि यात्रा का राजनीति और चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जानकारों का दावा है कि यात्रा आगामी चुनावों पर जरूर असर डालेगी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तो आने वाले समय में किन राज्यों में होने हैं चुनाव, देखिए रिपोर्ट। हिमाचल और गुजरात चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों का फोकस आगामी चुनावों पर है, क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, जिसकी तैयारियों में राजनीतिक दलों के साथ साथ अब चुनाव आयोग भी लग गया है। और चुनाव आयोग की तैयारियों को देखकर दावा किया जा रहा है कि त्रिपुरा, मेघालय व नागालैंड में अब किसी भी दिन चुनावों का ऐलान हो सकता है। तीनों ही राज्यों में फरवरी में वोटिंग कराई जा सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग का 16 सदस्यीय दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 11 जनवरी को त्रिपुरा पहुंचेगा। ये टीम नागालैंड और मेघालय जैसे चुनावी राज्यों का भी दौरा करेगी। इसके बाद 15 जनवरी के करीब चुनाव आयोग मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में तीनों राज्यों में वोटिंग प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गित्ते ने बताया, आयोग के दल में 3 चुनाव आयुक्त व 13 अन्य अधिकारी शामिल होंगे। 11 जनवरी
जनवरी को आयोग की टीम राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों और अन्य के साथ बैठक करेगी। इसके बाद 12 जनवरी को टीम मेघालय रवाना होगी। वहां शिलोंग में 13 जनवरी को राजनीतिक दलों व अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 14 जनवरी को टीम चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए नागालैंड जाएगी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली लौटकर आयोग त्रिपुरा, मेघालय व नागालैंड के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है। आयोग की कोशिश है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से पहले इन राज्यों में चुनाव करा लिए जाएं, क्योंकि 15 फरवरी से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। चुनाव आयोग की तैयारियों को देखकर दावा किया जा रहा है कि फरवरी में वोटिंग हो सकती है। चुनावों के चलते तीनों राज्यों का सियासी पारा गरमाया हुआ है। सियासी पारा तो आज उत्तर प्रदेश का भी चढ़ गया है, जब सपा प्रमुख पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिया। तो क्यों पुलिस मुख्यालय पहुंचे अखिलेश और क्या लगाया आरोप, देखिए रिपोर्ट। सपा चीफ अखिलेश यादव आमतौर पर शांत रहते हैं, अपनी बात को इत्मीनान से कहते हैं, लेकिन आज वो गुस्से में दिख रहे थे। सपा मीडिया सेल के इंचार्ज मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही अखिलेश लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। अखिलेश के पुलिस मुख्यालय पहुंचने की खबर लगते ही थोड़ी देर में ही सीनियर पुलिस अफसर भी वहां आ गए। ज्वाइंट सीपी पीयूष मोडिया ने अखिलेश को चाय का ऑफर किया तो उन्होंने मना कर दिया। कहा, हम यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे। हम यहाँ की चाय नहीं पी सकते हैं, चाय में कुछ भी दे दोगे तब। हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है। हम बाहर से चाय मंगा लेंगे, आपका कप ले लेंगे, लेकिन चाय अपनी पियेंगे। आप अपनी चाय पीजिए, हम अपनी पियेंगे। मनीष जगन अग्रवाल पर बीजेपी आईटी सेल की प्रमुख डॉक्टर ऋचा राजपूत की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद मनीष को गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ अखिलेश ने पुलिस हेडक्वार्टर में 2 घंटे तक धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से हमारी पत्नी, परिवार और बच्चियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी पुलिस का गलत इस्तेमाल करती है, उन पर गलत काम करने का दबाव बनाती है। पहले भी सपा के कई नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और फर्जी मुकदमों में जेल भेजा गया। अखिलेश ने पुलिस मुख्यालय पर धरना भी दिया। अखिलेश सपा नेताओं की परेशानी से चिंता में दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड का एक शहर इस समय चिंता में है। उत्तराखंड का जोशीमठ मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि यहाँ जमीन और घरों पर पड़ रही दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में हालात का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी ने बैठक की। उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ से शुरू हुआ भूधसाव चिंता का सबब बन गया है। इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिल रहा है कि अब ये मुश्किल कर्णप्रयाग तक पहुंच गई है। एक तरफ जोशीमठ के लोग चिंतित और परेशान हैं, तो वहीं कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुड़ा नगर में मौजूद करीब 50 घरों में दरार आने लगी है। भूधसाव की वजह से इन घरों की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगी हैं। घरों के दरकने के बाद इलाके की पीड़ितों ने प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच हालात को लेकर पीएम के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने पीएमओ में कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोशीमठ के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर प्रभावित नगरवासियों की सुरक्षा और पुनर्वास हेतु उठाए गए कदमों और समस्या के समाधान के लिए तात्कालिक तथा दीर्घकालिक कार्य योजना की प्रगति के विषय में जानकारी ली है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ की स्थिति का विश्लेषण किया जा रहा है। हम ये भी देखेंगे कि क्या अन्य पहाड़ी शहरों ने सहनशीलता की सीमा हासिल कर ली है। अब सरकार तो मदद का आश्वासन दे रही है, लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने घर छोड़कर प्राइमरी स्कूल, गुरुद्वारे, गेस्ट हाउस को अपना अस्थायी निवास बनाया है। जनता दर दर भटक रही है, सरकार से मदद की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि मोदी और धामी की सरकार कब तक हल निकालती है। जोशीमठ में रह रहे लोगों की जान मुश्किल में है, यानी उत्तराखंड की धामी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। वहीं आज हिमाचल की सुक्खू सरकार के लिए बड़ा दिन रहा, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आज राज्य में कैबिनेट विस्तार हुआ। तो सुक्खू कैबिनेट में किसे मिली जगह और कितने मंत्रियों ने ली शपथ, देखिए खास रिपोर्ट में। 9 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिसके बाद 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ और मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, जिसके बाद सभी को इंतजार था कैबिनेट विस्तार का, जो आज 1 महीने बाद हो गया है। बता दें कि प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। सबसे पहले सोलन के सबसे पुराने विधायक धनीराम शांडिल्य ने शपथ ली। इसके बाद सिरमौर के शिलाई से 6 बार के विधायक हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर के पूर्व डिप्टी स्पीकर जगत सिंह नेगी, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह, कांगड़ा के जवाली से चंदर कुमार, कुसुमपट्टी से विधायक अनिरुद्ध सिंह और जुब्बल कोटखाई से 4 बार के विधायक रोहित ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली है। मिली जानकारी के मुताबिक शिमला को पहली ही सूची में 3 मंत्री मिले हैं।
मंत्रियों के 3 पद अभी खाली रहेंगे। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को 6 मुख्य संसदीय सचिवों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुंदर सिंह ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, राम कुमार चौधरी, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, संजय अवस्थी ने मुख्य संसदीय सचिव पद की शपथ ली। बता दें कि सुक्खू कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी के चलते अटकलें थी कि कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के चलते कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आज कैबिनेट विस्तार करके कांग्रेस ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। साथ ही पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में जगह देकर पार्टी ने उनकी नाराजगी को भी दूर कर दिया है। कांग्रेस आला कमान ने बहुत सूझबूझ के साथ मंत्रियों के नाम पर मोहर लगाई है, क्योंकि वो आगे कोई दिक्कत नहीं चाहता। फिलहाल अपने एक मंत्री के चलते हरियाणा की खट्टर सरकार मुश्किल में फंस गई है और विपक्ष मंत्री की गिरफ्तारी का दबाव सरकार पर बना रहा है। आखिर क्या है मामला, क्यों घिरी खट्टर सरकार, देखेंगे रिपोर्ट में। हरियाणा की खट्टर सरकार अपने ही मंत्री के चलते मुश्किल में फंस गई है। महिला कोच से दुर्व्यवहार के चलते हॉकी इंडिया के पूर्व कप्तान और राज्य सरकार में मंत्री संदीप सिंह से खेल मंत्रालय तो वापस ले लिया गया, लेकिन अभी तक सीएम खट्टर ने संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया है और न ही उनकी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है। इस मामले में विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है तो सीएम खट्टर अपने मंत्री के बचाव में खड़े हो गए हैं। सीएम ने कहा कि महिला कोच अनर्गल बयान दे रही है। सिर्फ आरोप लगा देने से कोई दोषी साबित नहीं होता, उसकी पुलिस छानबीन करती है। इसके बाद ही ये सिद्ध होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं या नहीं। आरोपों की अभी जांच चल रही है। खट्टर संदीप सिंह को क्लीन चिट दे रहे हैं तो विपक्षी दल संदीप सिंह की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हुए हैं। आपने अपनी मांगों को लेकर संदीप सिंह के आवास का घेराव किया तो वहीं INLD ने हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात कर जूनियर महिला कोच को न्याय दिलाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इन सबके बीच मामले की जांच कर रही पुलिस की SIT ने FIR में धारा 509 भी जोड़ दी है। संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में IPC की धारा 54, 354A, 354B, 342, 506 के तहत पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है। अब इस मामले में एक नई धारा जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। रियो ओलंपिक में एक एथलीट के रूप में हिस्सा ले चुकी महिला कोच का दावा है कि संदीप सिंह ने उसे स्नैपचैट पर 1 जुलाई को कॉल कर उसे कुछ दस्तावेजों के साथ अपने सरकारी आवास पर बुलाया था, जहां खेल मंत्री ने उससे कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। इस दौरान उसकी टी-शर्ट फट गई और किसी तरह वहां से बचकर भागी। हालांकि संदीप सिंह आरोपों को गलत करार दे रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मध्य प्रदेश चुनाव से पहले घिरी बीजेपी की। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में सभी दल लग चुके हैं। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के लिए इस बार मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेर रही है। तो राज्य में किन मुद्दों पर घिरी बीजेपी, देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन राज्य में उठे तमाम मुद्दे शिवराज सरकार की जीत की राह में रोड़े अटका रहे हैं और कांग्रेस उन मुद्दों को जमकर भुना रही है और बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस ने सीडी, व्यापम और भ्रष्टाचार को लेकर सत्ताधारी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सत्ताधारी दल को घेरने के लिए नेताओं की अश्लील सीडी, व्यापम घोटाला और राज्य सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के भ्रष्टाचार की पोल खोल को मुद्दा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार को घेरने की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सीडी वाले बयान से हुई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके पास ऐसी सीडी है जिसमें बीजेपी के कई नेताओं की कलई खुल जाएगी। उसके बाद गोविंद सिंह ने व्यापम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा दर्ज कराई गई FIR की मूल प्रति की भी मांग की है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार के 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार का ब्यौरा कांग्रेस के पास है। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। हालांकि अपना बचाव करते हुए बीजेपी कांग्रेस के सभी आरोपों को हवा हवाई बता रही है। अब कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इन आरोपों के चलते बीजेपी मुश्किल में तो है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।